हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। क्लास 11th मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट रिवीजन देखा था। इट वाज अ डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन। तो हमने एक एक चीज वहां डिस्कस करी थी कि सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज एपी, व्हाट इज जीपी, कितने टाइप के फॉर्मुलेज हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। आई होप, आई विश आप उस वीडियो को देख चुके हो। अब आपके सभी कंसेप्ट एकदम फ्रेश हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जैसा आपको प्रॉमिस किया था, हर एक डिफरेंट बुक से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज आई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose first term is 1 and whose n+1th term is obtained by subtracting n from its nth term। तो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, क्या चाहिए इसको? देखो जी, सबसे पहले ये कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको किसी सीक्वेंस के पहले 4 टर्म्स बताना है। अच्छा, हम आपको उसका फर्स्ट टर्म बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1, और जो n+1th टर्म है ना, वो ऑब्टेन होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग n फ्रॉम इट्स nth टर्म। हमने कहा ठीक है जी, बहुत कुछ दे दिया इन लोगों ने। तो एक काम करो, एक सीक्वेंस आप इमेजिन करो कि लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an कोई सीक्वेंस है। ठीक है जी, ये हमारी कोई सीक्वेंस है। अब हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स a1, वो कितना है? 1 है। अच्छा, और जो n+1th टर्म है, n+1th टर्म मतलब क्या? an+1। जो n+1th टर्म है, इज मतलब इज इक्वल टू obtained by subtracting n from its nth term। क्या कह रहा है ये कि जो n+1th टर्म है ना, वो आपको कैसे मिलता है? जब आप nth टर्म में से n को सब्ट्रैक्ट करते हो। ये डेफिनेशन उसने दी है आपको। क्या डेफिनेशन दी है? कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड हुज n+1th टर्म इज obtained by subtracting n from nth term। यानी an+1 कैसे मिलता है? an-n से। ये डेटा हम आपको दे रहे हैं। चलो आप हमें इस सीक्वेंस के स्टार्टिंग के 4 टर्म बता दो। तो हमने कहा ठीक है जी, हमने कहा ओके, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म तो 1 है। चलो एक काम करो, n की वैल्यू 1 अपने इस इक्वेशन में रख दो। आप लोग n की वैल्यू 1 रखोगे, सो दिस इज 1 + 1 2, a2 इज इक्वल टू a1 - 1। n की जगह पे 1 रखा हमने। सो यहाँ से a2 कितना आ रहा है? a1 - 1। a1 कितना है? 1। सो 1 - 1, 1 - 1 का मतलब क्या हो गया जी? 0 हो गया। सेकेंड टर्म आपको मिल गया। इसके बाद इनको क्या चाहिए? थर्ड टर्म चाहिए। सो आप n की जगह पे 2 रखो इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस इज 2 + 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू a2 - 2। सो a3 कितना आ रहा है? a3 आ रहा है a2। a2 कितना है? 0। तो 0 - 2, 0 - 2 का मतलब क्या हो गया? -2 हो गया। इसके बाद आपको n की जगह पे 3 रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, n = 2 पुट करें इन फर्स्ट इक्वेशन, n = 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे 3 रखोगे, सो 3 + 1 इज 4। सो दिस इज इक्वल टू a3 - 3। तो अपने पास क्या आ रहा है? a4 इज इक्वल टू a3। a3 कितना है? -2 - 3। -2 - 3 कितना हो गया जी? -5 हो गया। इनको फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए थे, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ रहे हैं? फर्स्ट 4 टर्म्स देखो तो जरा, 1,
कॉमा 0 कॉमा -2 कॉमा -5 एंड सो ऑन, अगर आप आगे लिखना चाहें तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपके सीक्वेंस के क्या है, 1 0 -2 -5, खत्म। तो इस तरीके से सीक्वेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जब या तो वो डायरेक्ट आपको कोई सीक्वेंस की डेफिनेशन दे दे और आपसे पूछे स्टार्टिंग के 4 टर्म, स्टार्टिंग के 6 टर्म बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस n की जगह पे 1 रखो, आपको आपका टर्म मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, जब डायरेक्टली nth टर्म की डेफिनेशन ना देके वो आपके साथ वर्ड्स में खेले, फिर आपको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़े और फिर जाके आप अपने टर्म्स को फाइंड करो। तो इस तरीके से सीक्वेंस के ऊपर कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है, कैसे आपको टारगेट करना है। देखो जब भी क्वेश्चन आए ना, पहले क्वेश्चन को टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ लिया करो कि वो क्या कह रहा है। जब आपने ये सीख लिया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। हम जीपी पे आ गए हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपके इस जीपी का, फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है जी, लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका 1। द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, सो थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का जो सम है दैट इज इक्वल टू 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। आपको इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 बी अ जीपी। ये हमारी कोई जीपी है विद कॉमन रेशियो R, विद कॉमन रेशियो R। इसका कॉमन रेशियो क्या है, R है, ठीक है। हमने क्या कहा कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 बी अ जीपी विद कॉमन रेशियो R, और हमारे पास गिवन था कि A1 इज इक्वल टू 1 है, A3 प्लस A5 इक्वल टू 90 है, ठीक है जी। फिर आप कहेंगे कि वी नो दैट, हम तो ये जानते हैं कि जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। ओके, तो A1 अगर मेरा 1 है, राइट, अगर A1 इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि A मेरा 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि A3 प्लस A5 90 है, तो A3 क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, AR की पावर 2, 3 - 1 is 2, प्लस A5 क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, AR की पावर 4 एंड इनका सम कितना है, 90 है। यहां से आप A को कॉमन ले लो, सो दिस इज R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 इज इक्वल टू 90। A की वैल्यू 1 रख दीजिए, सो R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे हम, 90 को यहां लेके आ जाइए, सो दिस इज R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम इसको पता है कैसे लिख सकते हैं, ये 90 है ना, हम ऐसा सोचेंगे कि इसको ना थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा फैक्टराइज करें आप लोग कि इनटू करने पे -90 इंटू आर की पावर 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे आर स्क्वायर आपको मिले। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक काम करो, यहाँ पे ना आप 10 और 9 ले लो। कैसे, कुछ इस तरीके से, दिस इज आर की पावर 4। मैं अपने इस आर स्क्वायर को पता है कैसे लिखने वाली हूँ, ये प्लस आर स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ तो कुछ गलत है क्या, 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। आप लोग बताइए जरा, अगर मैं प्लस आर स्क्वायर को 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर लिखूँ तो कुछ गलत है क्या? नहीं मैम बिल्कुल सही है, 10 में से 9 गया तो एक ही तो आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो ठीक है। तो हाँ, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। और जब भी मेरे पास 4 टर्म्स होते हैं तो वी ऑलवेज टेक कॉमन। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में से आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ठीक है जी, आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से। सो ये हमारे पास क्या आएगा, आपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस 10, यहाँ से माइनस 9 को कॉमन ले लो, सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस 10, चेक करो, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
यहां तक किसी को कोई समस्या? राइट, फोर्थ पावर में थी, क्यों टेंशन लेना है? आप सोचो ना, इस आर स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं कि इन दोनों को, दिस इज 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर, फिर आपने आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे मैम, 2 ब्रैकेट्स हैं, चलो इन ब्रैकेट को एक बना दो, तो ये क्या बनेगा, दिस इज आर स्क्वायर माइनस 9 और ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आपके ये जो आर है ना, ये रियल होने चाहिए, राइट? तो आप इसको तो इक्वेट नहीं करेंगे, आप इसको इक्वेट कर लो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, और इसके साथ आपने कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया अपने इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? किस तरीके से हम लेकर आ गए आंसर? हमेशा याद रखिएगा, आपको रियल नंबर्स ही लेने होते हैं, राइट? सो आर कितना आ रहा है, प्लस माइनस 3 आ रहा है। हमने बस नॉर्मली अपने क्वेश्चन को बता दिया और सॉल्व कर दिया। जो जो कंडीशन गिवन है, जनरल टर्म के फॉर्मूले से जिसने खेलना सीख लिया उसने जीपी के क्वेश्चंस को उड़ा दिए, राइट? चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप रीड करो, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, स्कूल वालों को बहुत मजे आते हैं इस क्वेश्चन को देने में। इसको रीड करो, सॉल्व करो, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। इफ द pth term, qth एंड rth term of a GP are A, B, C, आपके GP का जो pth term है, जो qth term है और rth term है ना, वो A, B और C है। आप प्रूव कर दो कि ये जो है दिस इज इक्वल टू 1। अब प्रूव करना है तो LHS को लेके चलेंगे, RHS के बराबर लेकर आएंगे, राइट? यही करते हैं प्रूव में। तो सबसे पहले तो जो इन्हें अपन को स्टेटमेंट दिया है ना, इस स्टेटमेंट को थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इन लोगों ने r और छोटे a को पहले से ही लेके रखा है, तो जब हम अपने जीपी में अपने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को लिखेंगे तो हम उन्हें छोटे a या छोटे r से लिखने की जगह कैपिटल A और कैपिटल R से लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में वो अल्फाबेट यूज किए गए हैं जिन्हें आप अपने जीपी में यूज करते हो, राइट? जैसे कि यहाँ पे बोल दिया pth टर्म A है, हम तो जानते हैं फर्स्ट टर्म हम A लिखते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिख दीजिए, कैपिटल A लिख दो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, let first term and common ratio of a GP be A and R respectively। क्या यहाँ किसी को कोई समस्या? नो मैम, ठीक है, समझ गए, क्योंकि ABC उनने यूज किया है तो हमने अपने हिसाब से लिख दिया कि कैपिटल A हमारा फर्स्ट टर्म है और कैपिटल R हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, अब इनने कहा है कि जो pth टर्म है ना, pth टर्म, दैट pth टर्म इज इक्वल टू क्या है, A है। और हम लोग जानते हैं, देखो वही बात है, जिसने जनरल टर्म के फॉर्मूले से खेलना सीख लिया उसने AP GP सब उड़ा दिया। nth टर्म क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, A इंटू आर की पावर n-1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने A क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म और R क्या होता है कॉमन रेशियो, तो nth टर्म क्या है, A इंटू आर की पावर n-1। तो जब nth टर्म का फॉर्मूला A इंटू आर की पावर n-1 है, तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा जी, pth टर्म का फॉर्मूला होगा A इंटू आर की पावर p-1। और ये कितना गिवन है, इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं, A इंटू आर की पावर p-1 एंड दिस pth टर्म इज इक्वल टू A आपको गिवन है। उसके बाद इनने आपको qth टर्म दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि qth टर्म इज इक्वल टू, सी nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं A इंटू आर की पावर n-1, तो qth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू आर की पावर q-1। qth टर्म कितना है, qth टर्म आपका B है, तो लिख दिया। फिर चलो PQ rth टर्म के पास, सो rth टर्म क्या होगा जी, rth टर्म होगा A इंटू आर की पावर r-1 एंड दिस rth टर्म इज इक्वल टू C। तो मैंने अपने जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से pth, qth और rth टर्म के लिए एक्सप्रेशन लिख दी। हम जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है A इंटू आर की पावर n-1, तो pth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, A इंटू आर की पावर p-1। qth टर्म के लिए होगा A इंटू आर की पावर q-1, rth टर्म के लिए होगा A इंटू आर की पावर r-1 एंड दे आर इक्वल टू ABC। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल A
और कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि ए बी सी ये लोग भी ले चुके हैं। हम जानते हैं जनरल टर्म के फॉर्मूले में जो ए आर की पावर n-1 हम लिखते हैं ना, वो ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और आर कॉमन रेशियो होता है। तो हमें क्या पता ये फर्स्ट टर्म है या नहीं, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि सुनो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और जो कॉमन रेशियो है वो कैपिटल आर है। ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे मैम, अब देखो इसके LHS ने क्या कहा है कि a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू को 1 के बराबर लाना है। मैम ABC तो हमारे पास भी ये है, एक काम करो इसमें a की पावर चढ़ाओ, तो a तो मैम ये है तो इसकी पावर में भी q माइनस आर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई LHS को पकड़ लो। LHS है a की पावर q माइनस आर। ठीक है, अच्छा कभी मैं r ऐसा बना देती हूँ और कभी अलग तरीके से, तो कंफ्यूज नहीं होना। a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और दिस इज c की पावर p माइनस q। अब वैल्यूज रखने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। a क्या है मेरा, ये a की पावर क्या है q माइनस आर, तो इस पूरे की पावर चढ़ेगी q माइनस आर। सो दिस इज a इंटू आर, r की पावर p माइनस 1 था और इस पूरे की पावर क्या हो गया q माइनस आर हो गया, इंटू b। b क्या है मेरे पास a इंटू आर और r की पावर है q माइनस 1 और इस पूरे की पावर क्या है, ये पूरा b है ना, b की पावर क्या है r माइनस पी, सो दिस इज r माइनस पी। फिर c को पकड़ो, c क्या है a इंटू आर और r की पावर है r माइनस 1 और c की पावर क्या है पूरा p माइनस क्यू, तो यहाँ पे p माइनस क्यू चढ़ा दो। क्लियर है, हमारे पास ABC थे, ABC के ऊपर पावर थी, हमारे ABC ये थे, हमने इनकी पावर पे चढ़ा दिया सब कुछ। ओके, अब हम जानते हैं कि ये q माइनस आर इसका भी है, ये q माइनस आर इसका भी है, तो दोनों को पावर दे दो, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को पावर देंगे। सो दिस इज a टू द पावर q माइनस आर, r टू द पावर p माइनस 1 q माइनस r। यहाँ पे किसी को समस्या, सब ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाइए, ये r माइनस पी a की पावर भी है, सो a टू द पावर r माइनस पी और r की पावर q माइनस 1 भी है, r माइनस पी भी है, सो ये बनेगा q माइनस 1 और यहाँ पे लिखोगे r माइनस पी। इसके बाद ये वाले a की पावर क्या है जी, p माइनस क्यू, तो यहाँ पे लिखोगे a की पावर p माइनस क्यू और उसके बाद r की पावर है r माइनस 1 p माइनस क्यू। चेक करो, कोई समस्या, सब ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि मैम अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। अच्छा, अगर इस तरीके से लिखा है a की पावर m, a की पावर n, तो मैम ये a की पावर m प्लस n हो जाता है। दिस इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प मैं अपने a और r के लिए ले लूंगी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी a हैं उन सब की पावर ऐड हो जाएगी। सो दिस इज q माइनस r, ओके जी, प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। इसी तरीके से मेरे r के ऊपर जितने भी पावर्स हैं वो सब ऐड हो जाएगी, दिस पावर प्लस दिस पावर प्लस दिस पावर। तो ये कितना होगा, दिस इज p माइनस 1 q माइनस r और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ये क्या है जी, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन बनाओ, बेस सेम पावर ऐड, सो दिस इज q माइनस 1, यहाँ पे लिखोगे r माइनस p, फिर से एडिशन का साइन आएगा, ये r माइनस 1 एंड दिस इज p माइनस q। ठीक है, अब क्या करना, माइनस आर से प्लस आर चला गया, माइनस पी से प्लस पी चला गया, प्लस क्यू से माइनस क्यू चला गया, मतलब a की पावर आ रही है 0। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, p का मल्टीप्लिकेशन q से, p का मल्टीप्लिकेशन r से, -1 का मल्टीप्लिकेशन q से, -1 का मल्टीप्लिकेशन -r से, सेम जब आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप एक लंबी सी एक्सप्रेशन देखोगे और वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो सच में कैंसिल आउट होते हैं। आप चाहे तो ये सॉल्व करके देख सकते हो, राइट। तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r की पावर भी क्या आएगी, 0 आएगी। किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, मतलब, और यही हमको लेके आना था। हमारा जो LHS है वो हमारे RHS के बराबर हो गया, मतलब HP हो गया। HP मतलब पता है क्या है, हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मैम सच में वो होगा, सब कैंसिल आउट होंगे, अरे डेफिनेटली होंगे, मैंने सॉल्व किया है, राइट। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना, सारे टर्म्स उड़ जाते हैं,
क्लियर है? चलो जी, इंपॉर्टेंट है, स्कूल वालों को बड़ा ही पसंद आता है ये क्वेश्चन, पेपर में पूछ लेते हैं। सो आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टोरी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही स्टोरी प्रॉब्लम है ये भी। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। ठीक है, कोई कल्चर है, राइट, जहां पे जो बैक्टीरिया हैं आपके, उनका नंबर हर आर के बाद डबल हो रहा है। एवरी आर जो बैक्टीरिया काउंट है वो डबल हो रहा है, ठीक है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, स्टार्टिंग में उस कल्चर के अंदर कितने बैक्टीरिया थे? 30 बैक्टीरिया थे। ओके, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, at the end of fourth hour and at the end of nth hour? तो ठीक है जी, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैक्टीरियाज जो है ना, मान लो ये कल्चर है, बैक्टीरियाज हर आर के बाद, एवरी आर, आफ्टर एवरी आर उनका जो नंबर है डबल हो रहा है। दैट मीन्स पहले अगर 30 है, जैसे उन्होंने कहा कि ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया है, तो आफ्टर 1 आवर कितने बैक्टीरिया होंगे? स्टार्टिंग में 30 है, 1 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? इसका डबल, यानी कि 60। फिर जैसे ही 1 आवर खत्म होता है, अगेन उनका नंबर डबल हो रहा है, मतलब 120। फिर अगेन डबल हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो बैक्टीरियाज का नंबर है ना, ये क्या बना रहा है? 30, 60, 120 एंड सो ऑन। ये क्या, ये जो एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। और वो पैटर्न क्या है कि हर घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियाज डबल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ प्रोग्रेशन। चलो मैम, प्रोग्रेशन तो ये है, लेकिन कौन सी प्रोग्रेशन है ये? क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? मैम अगर ये एपी होता है ना, तो इसको इससे माइनस करते 30 आया, इसको इससे माइनस कर रहे हैं मैम 60 आ रहा है। ठीक है मैम, इसका मतलब क्या? डिफरेंस कॉमन नहीं है, इट इज नॉट अ एपी। अच्छा, तो क्या ये जीपी है? मैम चेक कर लेते हैं, जीपी क्या कहता है। इसको इससे डिवाइड करो, 60/30, 60/30 कितना होगा? 2। इसको इससे डिवाइड करो, 120/60 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हर घंटे बाद डबल हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज़ अ जीपी। क्यों? क्योंकि इसमें डबल हुआ, फिर इधर भी डबल हुआ, तो डेफिनेटली डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो ही आएगा आपके पास। ठीक है, सो कुल मिला के ये एक जीपी है। लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तब आपको सब कुछ सोचना होता है। अगर आप एपी चेक कर रहे हो इसमें, अच्छी बात है, चेक करके देखो। नहीं है एपी, फिर अपने जीपी पे आ जाओ। डेफिनेटली इट इज़ अ जीपी, क्योंकि हर घंटे बाद डबल हो रहा है, तो कॉमन रेशियो ही इसमें आपको मिलने वाला है, ना कि कॉमन डिफरेंस, राइट। 60/3 करोगे 2 आ रहा है, 120/60 करोगे 2 आ रहा है। चलो ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया कि ये जो बैक्टीरिया का जो कुछ भी कहानी है यहाँ पे, इट इज़ अ जीपी। ये जीपी बना रहा है। ये क्या बना रहा है? क्लियरली, यहाँ पे लिखेंगे आप क्लियरली, इट इज़ अ जीपी। ये एक जीपी है। हमने कहा अच्छी बात है। चाहिए क्या आपको? हमको चाहिए कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। ठीक है, तो हमें निकालना है बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर मतलब क्या? सबसे पहले फर्स्ट आवर में बैक्टीरिया, सेकेंड आवर में बैक्टीरिया। जैसे ही सेकेंड आवर खत्म होता है, देखो ये इनिशियल फर्स्ट आवर का बैक्टीरिया, ठीक है, इनिशियल बैक्टीरिया ये है। फिर जैसे ही ये वाला आवर खत्म हुआ, आपको नया बैक्टीरिया मिला। ठीक है, फिर जैसे ही जैसे ही आपका ये वाला आवर फिनिश होता है, फिर आपको नया बैक्टीरिया मिला। तो इनको चाहिए नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये फर्स्ट आवर जैसे ही खत्म हुआ तो डबल किया, सेकेंड आवर जैसे ही खत्म हुआ तो उसने फिर डबल किया। तो आप कौन सी पोजीशन पे आ गए हो? आप आ गए हो थर्ड पोजीशन पे। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर आपको कौन से वाले पोजीशन से पता चलेगा? आपको वो पता चलेगा थर्ड टर्म ऑफ योर जीपी से। सो दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ जीपी। ये किसके बराबर है? थर्ड टर्म ऑफ जीपी के बराबर है।
ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया है, जैसे ही 1 आवर फिनिश होता है आपके पास कुछ बैक्टीरियाज आए, फिर जैसे ही ये वाला आर, सेकेंड आर खत्म होता है, तब आपके पास नया बैक्टीरिया आया और इनको वही चाहिए कि एट द एंड ऑफ सेकेंड आर बताओ कितने बैक्टीरिया है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आर आपके पास जो भी बैक्टीरिया है वो थर्ड पोजीशन पे है आपके जीपी के। तो वही मैंने लिखा, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ योर जीपी। थर्ड टर्म ऑफ योर जीपी का मतलब क्या है, A3। और A3 कैसे निकालते हैं, A3 निकालते हैं AR स्क्वायर से। जनरल टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, वही फिर से कहूंगी, जिसने जनरल टर्म ऑफ अ जीपी के फॉर्मूले से खेल लिया उसने जीपी उड़ा दिया। सो थर्ड टर्म मतलब क्या, हम जानते हैं nth टर्म होता है AR की पावर n-1। सो थर्ड टर्म क्या होगा, AR 3-1, 3-1 मतलब 2, सो AR स्क्वायर। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास A भी गिवन है, हमारे पास क्लियरली यहाँ पे A कितना है, A है यहाँ पे 30 और R कितना है जी, R है आपके पास 2। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इज द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी A3 दैट इज AR स्क्वायर, और ये आ रहा है 30 इंटू 2 स्क्वायर, 30 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 इंटू 30 कितना हो गया, 4 इंटू 30 इज 120। मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड आर जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे वो कितने होने वाले हैं, 120 होने वाले हैं। फिर इनको चाहिए एट द एंड ऑफ फोर्थ आर, तो बताओ भाई एट द एंड ऑफ फोर्थ आर आपके पास कितने बैक्टीरिया होंगे। तो यहां पे लिख लो बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज है ना, क्या बैक्टीरियाज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ आर। कोई बताएगा क्या होगा वो, एट द एंड ऑफ फोर्थ आर इज इक्वल टू कौन सा टर्म ऑफ अ जीपी, सी थर्ड आर खत्म होगा है ना, जैसे ही पहला आर खत्म हुआ यहाँ आए, सेकेंड आर खत्म हुआ यहाँ पे आए, थर्ड आर खत्म हुआ इधर आए, ठीक है, फोर्थ आर खत्म हुआ यहाँ पर आए। कौन से टर्म पे आए अपन, फोर्थ आर जब खत्म होता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला पोजीशन, so it is the fifth term of the GP. This is equal to the fifth term of a GP. तो bacteria present at the end of fourth R वो किसके बराबर होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ अ GP के बराबर। तो आपके GP का फिफ्थ टर्म क्या होगा, A इंटू R की पावर 4। हमारे पास A है कितना 30, R है कितना जी 2, सो 2 की पावर 4, यानी 30 इंटू 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी कि 480। तो 480 बैक्टीरियाज हो जाएंगे एट द एंड ऑफ फोर्थ आर। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 इंटू 0, 480 बैक्टीरियाज। फिर इनको चाहिए बैक्टीरियाज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बैक्टीरियाज at the end of nth hour is equal to n plus 1th term of GP। और n plus 1th टर्म क्या होगा, हम लोग जनरल टर्म जानते हैं GP का। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है अपने पास an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। हमको चाहिए n प्लस 1, तो वो क्या होगा a इंटू आर की पावर n प्लस 1-1, यानी कि कितना a r की पावर n। तो यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ पे आएगा a इंटू आर की पावर n। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे पूरा डेटा है, a की जगह पे 30, r की जगह पे 2 और 2 की पावर कितना हो गया n। तो एट द एंड ऑफ n आवर्स जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे आपके पास दैट इज 30 इंटू 2 की पावर n। इस तरीके से आपको फुल लॉजिक के साथ काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ाया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। किसी को कोई टेंशन तो नहीं हुई ना, क्लियर है। चलो सबसे पहले अगर स्टोरी प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई कर लो क्या ये एपी का क्वेश्चन है या ये जीपी का क्वेश्चन है। तो यहाँ तो हमने देखा सीक्वेंस बना के प्रोग्रेशन बनाया, चेक किया कि येस इट इज़ अ जीपी, और फिर जो इनने कहने की कोशिश की उसको हमने समझा और अपने आंसर तक हम पहुंच गए। अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है।
if the first and the nth term of a GP are A and B respectively and P is the product of first n terms, prove that P square is equal to AB की पावर n। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GP, हमारे पास किसी GP का पहला टर्म और nth टर्म गिवन है। हम लोग जानते हैं कि लेट AR स्क्वायर डॉट 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 AR की पावर n-1 बी अ GP। ये क्या है? एक GP है। ओके अब इन्हें कहा है कि जो फर्स्ट टर्म है आपके GP का वो तो A है और जो nth टर्म है वो B है। सो ये लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म क्या है? A है। nth टर्म क्या है आपके GP का? B। और हम जानते हैं कि nth टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू R की पावर n-1। nth टर्म क्या बोल रहे हैं? B। तो हमने कहा कि nth टर्म का तो मतलब A इंटू R की पावर n-1 होता है। क्या होता है nth टर्म का मतलब? A इंटू R की पावर n-1, और ये किसके बराबर है? B के बराबर है। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। P क्या है? पहले n टर्म्स का प्रोडक्ट। तो ये रहे मेरे n टर्म्स, तो P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो AR स्क्वायर डॉट 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 A इंटू R की पावर n-1। सो P क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया n टर्म्स का। अच्छा चाहिए क्या? इनको चाहिए कि P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n। P स्क्वायर को आप लोग AB की पावर n लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, जो जो डेटा गिवन था वो मैंने लिख दिया सब कुछ। हम सब जानते हैं दिस इज फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है। हमने डेटा को लिखा। P इनने कहा था प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स, इनका प्रोडक्ट है P। अच्छा सो इसमें A कितने हैं कोई बताएगा मुझे? मैम n है, ठीक है। सो यहाँ लिखा है A इंटू A इंटू A इंटू A, इसको मैं कैसा लिख सकती हूँ? मैम इसको आप लिख सकते हो A की पावर 4, है ना। अगर मेरे A इंटू में है और कितनी बार है? n टाइम्स है, तो मैं इसे A की पावर n लिख सकती हूँ, राइट। ये कितनी बार प्रोडक्ट में है? n टाइम्स लिखे हैं ये सब, तो मैं इसे A की पावर n लिख सकती हूँ ना। A इंटू A n बार है तो A की पावर n हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में है तो जितनी बार भी है वो पावर में चला जाता है। एडिशन में होता तो वो जितनी बार भी है मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। चलो जी, सो ये बनेगा मेरा P इज इक्वल टू A टू दी पावर n। ठीक है। R कितने हैं मेरे पास? मैम R में तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। मतलब दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब अगर आप R की पावर में जो नंबर्स लिखे हैं ना उनको ध्यान से देखो, तो ये जो सीरीज है वो एक प्रोग्रेशन बना रही है। कौन सा प्रोग्रेशन है वो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं क्लियरली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 फॉर्म्स AP। ये AP बना रहा है। कौन कौन मानता है इस बात को? क्या ये AP बना रहा है? हाँ मैम देखो ना, 1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। यस मैम, ये AP बना रहा है। तो इट इज फॉर्मिंग अ AP। हमें इस AP का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो इसका जो सम होने वाला है दैट इज इक्वल टू, कितने टर्म्स है इसके पास? इसके पास कितने टर्म्स है? n-1 टर्म्स है। तो यहाँ पे लिखोगे आप n-1/2 इंटू A प्लस L। A क्या है? फर्स्ट, और L क्या है? n-1। हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें भाई? n-1 है ना, तभी तो n-1/2 A प्लस L। A है 1, L है n-1, लास्ट टर्म इज योर L। सो ये क्या हो रहा है? दिस इज n-1/2 और 1 - 1 गया तो अपने पास कितना आ रहा है? इंटू n आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो r की पावर में टर्म्स लिखे थे, जो सीरीज थी, इट वॉज फॉर्मिंग एन एपी बना रहे थे, n-1 टर्म्स था, हमको सम निकालना था, तो हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो इस एक्सप्रेशन का, इस सीरीज का सम कितना आया, n इंटू n-1/2। ऑल गुड। चलो जी नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो हमारे पास क्या आया कि p इज इक्वल टू a की पावर n और r की पावर क्या आ रहा है, r की पावर आ रहा है n इंटू n-1/2। ये हमने इसका सम निकाला। ठीक है, अब एक काम करो, ये क्या है p है ना, एक काम करो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्यों करें मैम स्क्वायरिंग, अरे प्रूव दैट, देखो ना p पे क्या लगा है, स्क्वायर है ना, तो चलो जी यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे का स्क्वायर होगा, राइट। सो a की पावर 2n हो जाएगा और r की पावर भी 2n, n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, दिस इज p स्क्वायर, इस 2 से ये 2 तो चला गया, सो दिस इज a टू द पावर 2n, r की पावर n इंटू n-1। ठीक है, अब एक काम करो, दिस इज p स्क्वायर, आप इस n को ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से बाहर ले जाओ। कहाँ पे बाहर ले जाओ, ऐसे ले जाओ। ठीक है, मैं अपने इस n को ऐसे बाहर ले गई। क्या फायदा है मैम, देखो तो सही, दिस इज p स्क्वायर, इस a स्क्वायर को क्या मैं a इंटू a लिख सकती हूँ, हाँ लिख दो मैम, और ये r की पावर n-1, इस पूरे की पावर n है। जरा ध्यान से देखना आप लोग, आपको कुछ डेटा गिवन था इस क्वेश्चन में, क्या कि जो nth टर्म है दैट इज इक्वल टू b। nth टर्म क्या था, a इंटू r की पावर n-1। अच्छा, सो a इंटू r की पावर n-1 क्या है, b है ना, तो यहाँ पे आप रख दो, दिस इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a, इस पूरे का नाम है b, तो ये क्या हो गया, ab की पावर n हो गया। p स्क्वायर इज इक्वल टू ab की पावर n आ गया, और जरा चेक तो करो, प्रूव क्या करना था मैम, यही प्रूव करना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू ab की पावर n, और देखो आप आंसर लेकर आ गए कितने आसानी से। इसका मतलब ये तो हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है, डन है क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। डन, चलो इंपॉर्टेंट है, देखो इसीलिए वन शॉट रिवीजन में ना एक बार मैंने आपको एपी रिवाइज करवा दिया था, क्योंकि जीपी के कुछ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं बीच में एपी का लॉजिक लग जाता है। अब हमें याद ही नहीं है एपी क्या है, तो हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, इसीलिए वन शॉट, दैट इज डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन, क्योंकि उसके टाइम के अकॉर्डिंग मैं डिटेल बोल रही हूँ, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि एपी कैसी होती है, क्या उसके जनरल टर्म के फॉर्मूलेज हैं, क्या हमारे पास एपी में सम का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म गिवन है तो कैसे सम निकालना है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और वो सब डिस्कस करने के बाद अब ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपसे कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. तो हमने कहा ठीक है जी, 3 नंबर्स आपको लेने हैं जीपी में जिसका सम 56 है। तो यहाँ पे इन्हें प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी है, सिर्फ सम के बारे में बात की है, तो आप वो 3 नंबर्स क्या लोगे, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि लेट द 3 numbers in GP be क्या, ए आर स्क्वायर। अब आपको कुछ गिवन है, क्या गिवन है आपको कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। इन 3 नंबर्स का सम कितना है, 56 है, यानी कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ओके, फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब ये जो नंबर्स आपने लिए हैं ना, इनमें से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या, जैसे पहला नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। और थर्ड नंबर में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 21 सब्ट्रैक्ट करना है। इन्हें कहा है ना, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन एपी। अच्छा, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एक एपी मिली है। अब 3 नंबर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इन नंबर्स में से मैंने ये नंबर सब्ट्रैक्ट किए, अब मुझे एपी मिलता है। 3 नंबर्स अगर एपी में होते हैं ना, तो उसे हम कैसे लिखते हैं कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, राइट। जो भी नंबर बीच में है उसका ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो अब क्वेश्चन ने कहा था कि ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद जो आपको नंबर्स मिले हैं दे आर इन एपी, दे आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है तो वी हैव द प्रॉपर्टी जो ये कहता है कि जो बीच वाला नंबर है उसका ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ आजू बाजू वाले नंबर। तो दिस इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। यहाँ पे किसी को समस्या? सिंस दीज नंबर्स आर इन एपी तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 2। ऑल गुड, मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आएगा 2ar माइनस 2 7 14। सिंप्लीफाई करो आप लोग इसको, तो ये ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 22 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है मैम? मैम नंबर्स फाइंड करना है अपन को, तो ये तो कुछ रिलेशंस बनते जा रहे हैं। हाँ, तो जब आप अपनी इस पहली इक्वेशन और इस दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, इन्हें सॉल्व करने पे ही आपको ए और आर मिलेंगे। और जब आपको ए एंड आर मिल जाएंगे, आप यहाँ रख दोगे, आपको आपके 3 नंबर्स मिल जाएंगे। अब ये ए और आर मिलेंगे कैसे? एक काम करते हैं अपन लोग, 2 टाइम्स ऑफ ए आर, राइट। एक काम करो a प्लस ए आर स्क्वायर की ना यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसको हटाती हूँ मैं। यहाँ पे देखना आप लोग, मैं यहाँ से a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ, दैट इज 56 माइनस ए आर, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों किया मैम आपने ऐसा काम? क्योंकि मेरे पास a प्लस ए आर स्क्वायर यहाँ पे है। इस माइनस 22 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। सो ये आएगा 2ar माइनस 14 प्लस 22 इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ओके। और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब 22 माइनस 14 कितना होगा? माइनस 14 है, ये 22 है। देखो a प्लस ए आर स्क्वायर अपने पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या है? a प्लस ए आर स्क्वायर। जरा इक्वेशन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखो, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखिए, a प्लस ए आर स्क्वायर कितना है? 56 माइनस ए आर। तो वहाँ a प्लस ए आर स्क्वायर की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, डेफिनेटली आई कैन सब्स्टिट्यूट। सो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? 2ar माइनस 14 प्लस 22 इज इक्वल टू 56 माइनस ए आर। चेक करो, a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखी, अब मेरी एक्सप्रेशन ऐसी आ गई, ठीक है। अब क्या करें मैम? अब तो सिंप्लीफाई करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। सो एक काम कर लो, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। सो दिस इज 3ar इज इक्वल टू 56 प्लस 14 माइनस 22, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा? 6 4 कितना? 10, 5 6 7। 70 माइनस 22 इज इक्वल टू 3ar, ठीक है। यानी दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 और 48। कितना आ रहा है ये? 48, ठीक है। 70 में से 22 गया, ठीक है जी। ये 6 बन गया, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4। सो 48 अपने पास आ रहा है यहाँ पे। तो ar कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 6 जा 18। तो यहाँ से आप चाहे तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है? 16 अपॉन a आ रहा है। r की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 अपॉन a।
उसके बाद वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर की वैल्यू, या फिर आप चाहो तो ऐसे ए की वैल्यू निकालो। ए कितना आएगा यहाँ से अपने पास, ए आएगा अपने पास 16/r, ठीक है। ए कितना आ गया 16/r। अब जाके अपनी इस इक्वेशन स्टार में आप अपनी ए की वैल्यू रख दो, कितनी है 16/r। चलो, सो इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार में, हमारी इक्वेशन स्टार क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 था। इस इक्वेशन स्टार में मैं अपनी a की वैल्यू रख रही हूँ, दैट इज 16/r। तो यहाँ रखा 16/r प्लस a की वैल्यू क्या रखा 16/r इंटू r, ठीक है। इससे ना r कैंसिल आउट हो जाता। अगर मैं r की वैल्यू निकालती थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था, अदरवाइज ठीक है। चलो, मैंने अपनी a की वैल्यू निकाली, तो दिस इज 16/r इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16/r प्लस r से r गया 16 प्लस r से r गया 16r इज इक्वल टू 56। एलसीएम ले लो आप लोग, तो 16 प्लस 16r प्लस 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 56r। शिफ्ट कर लो इसको, तो 16r स्क्वायर प्लस 16r माइनस 56r प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है 16r स्क्वायर, 56 में से 16 गया 0 एंड दिस इज 4, तो हमारे पास आ रहा है माइनस 40r प्लस 16 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, आप तो सीधे 4 कॉमन ले लो, तो 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0। आई थिंक 2 और कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप 2 और कॉमन लेंगे, सो दिस इज 2r 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो आप लोग, तो कितना है ये 2 2 ज़ा 4, यानी 2r स्क्वायर माइनस क्या करें अपन, माइनस 4r माइनस r, है ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे प्लस 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस 5 आना चाहिए, परफेक्ट। यहाँ से 2r कॉमन ले लो, सो दिस इज r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, r माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2r माइनस 1 एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है r माइनस 2। इक्वेट करोगे तो r की वैल्यू हाफ आ रही है और r की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। अब चल के अपने इस वाले इक्वेशन को देखो, दिस इज इक्वेशन डबल स्टार। हमारे पास r की 2 वैल्यूज हैं, तो हमारे पास a की भी 2 वैल्यूज होगी। a क्या है 16/r, ठीक है। हमारे पास a क्या था, a था 16/r। केस बनाते हैं। पहला केस, जब r आपके पास हाफ है तो a दैट इज इक्वल टू 16/r, वो क्या होगा, r कितना है हाफ, तो यहाँ पे हाफ रख लो आप, राइट 16 है तो दिस इज 16/1 इंटू 2/1 यानी 32। कितना आ रहा है a आ रहा है आपके पास 32, ठीक है। फिर केस 2 बनाते हैं अपन, केस 2 में आप अपने r को लेंगे कितना 2, तो a कितना आ जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8। क्लियर है ये चीजें। अब अपनी जीपी बना लो, है ना, जीपी बनाना है कि 3 नंबर्स बताना है। वो फाइंड द नंबर्स क्या है a आर स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर क्या होंगे, a तो 32 हो गया, दिस इज 32 कॉमा a इंटू आर, तो ये होगा 16 कॉमा a इंटू आर स्क्वायर 32/4 यानी कि 8, 32 16 8। इस वाली केस में नंबर क्या होगा, a मतलब 8, a इंटू आर 8 2 ज़ा 16, फिर 8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 8 इंटू 4 इज 32। तो ये आपके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अगेन एपी का कंसेप्ट यूज हुआ है, वन शॉट में सब डिस्कस किया है, तो जितना कंसेप्ट आपको एपी से चाहिए ना वो सब वहाँ डिस्कस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसा ये लोग कहते हैं ना क्वेश्चन में, बस वही चीज़ें आप लिखते चला करो, उसके बाद कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, ये मैं जानती हूँ, तो आप वहाँ गलती कर ही नहीं सकते। ओके, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, समझ लो एक बार इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ना,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, वही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, डन। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 + 4 3 7 4। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना कि ये सीरीज कैसी है, इज इट अ ज्योमेट्रिक सीरीज या अरिथमेटिक सीरीज है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम 6/2 करें 3 मिलेगा, 18/6 करते हैं तो भी 3 मिलेगा। इसका रेशियो है कॉमन, इसका मतलब ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। ओके जी, तो इस सीरीज में मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, जो कॉमन रेशियो है वो 3 है, और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें जो L है दैट इज लास्ट टर्म वो भी गिवन है, कितना 4 3 7 4 है ना। और मुझे इस सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसका जो रिक्वायर्ड सम होगा है ना, मुझे इस सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। किसका, इसका 2 + 6 + 18 + ... +4 3 7 4। तो याद करो, आप चाहे इसे लॉन्ग प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फिर सम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसा है, >1 है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं वो नहीं निकालना है, तो डायरेक्ट आपके पास सम का फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाला। किसी को याद है, द फॉर्मूला वॉज LR - A डिवाइडेड बाय R - 1। याद है सबको, ये भी हमने वन शॉट में डिस्कस किया था। तो कभी अगर आपके पास जीपी में लास्ट टर्म गिवन है, आपको सम निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे R मेरा >1 है इसलिए ऐसे लगाया। R अगर <1 होता तो दिस वुड बी A - LR डिवाइडेड बाय 1 - R, राइट। लेकिन यहाँ पे R कैसा है, मेरा >1 है, तो मैंने लगाया LR - A डिवाइडेड बाय R - 1। ये फॉर्मूला भी आपके मेन फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया अपने कंसेप्ट वीडियो में। और मैंने आपको लास्ट में कहा था आप तो याद कर लो फॉर्मूलेस, क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे L क्या है मेरे पास, लास्ट टर्म दैट इज 4 3 7 4 इंटू R कितना है मेरे पास 3 माइनस A कितना है मेरे पास 2 और R कितना है 3, सो 3 - 1। जब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 6560। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से जस्ट एक छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। आप लॉन्ग प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको n चाहिए रहेगा। अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व करो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में फॉर्मूलेज हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो जी, अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का आपको सम बताना है। इस पे 2 सवाल हैं आपके पास। सबसे पहला है 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स, दूसरा है 0.7 में। तो ये दोनों ही पैटर्न मैंने आपको डिस्कस करवाया था, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन कहता है 5 + 55 + 555 प्लस आपको सम निकालना है अप टू n टर्म्स तक, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज, अभी ये जीपी नहीं है, ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है। इसे जीपी बनाया जाएगा कैसे, पहले 5 को कॉमन लोगे आप, सो ये बनेगा 1 + 11 + 111, आप जाएंगे अप टू n टर्म्स तक। आपको ऐसे ही 5 कॉमन ले लेना है, ठीक है, क्लियर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। सो ये बनेगा 5/9 इंटू 9 + 99 + 999 प्लस यही पूरा काम आपको n टर्म्स तक करना है। क्या यहाँ तक सब ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे आप, मैम अभी भी ये जीपी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी भी ये जीपी नहीं है। अब हम अपने इस 9, 99 और 999 को ना 10 - 1, 100 - 1 और 1000 - 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। सो 9 को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस बना लेती हूँ, 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 1, 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 1, 999 को मैं लिख सकती हूँ 1000 - 1, और यही पूरा काम आपको करना है n टर्म्स तक। क्लियर है ये चीजें, ये काम हो गया आपका, राइट, क्लियर है। अब सुनो,
जो 10, 100, 1000 फिर आगे 10,000 ये वाले जो टर्म्स आएंगे n टर्म्स तक, इनको साथ में लिख लो। -1, -1, -1 अप टू n टर्म्स तक आपको -1 मिलेगा, उनको साथ में लिख लो। तो जब आप उन्हें साथ में लिखोगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 5/9, यहाँ पे बनाया कर्ली ब्रेसेस, मैंने 10, 100 को मैं 10 स्क्वायर, 1000 को मैं 10 की पावर 3, इस तरीके से ये पूरा काम मैंने अपने n टर्म्स तक किया। ओके उसके बाद मेरे पास -1 थे बहुत सारे, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, इसे 1 + 1 किया पूरा ऐसा, और ये पूरा काम भी मैंने कहाँ तक किया, n टर्म्स तक किया, क्योंकि मेरे पास 1 भी कितने हैं, n है, राइट। चेक कर लो आप, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n। सो मेरे पास 10, 100, 1000 ये भी n टर्म्स तक जाएंगे, माइनस कॉमन लिया, 1 + 1 + 1 ये भी मेरे पास n टाइम्स आएंगे, ठीक है, n टर्म्स रहेंगे इसमें भी। अब आप देखें अगर यहाँ पे, सो दिस इज वेरी क्लियरली, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये जो प्रोग्रेशन आपके सामने है, ये जो सीरीज आपके सामने है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। देखो इसको अच्छे से, 10 + 10 स्क्वायर + 10 की पावर 3 अप टू n टर्म्स, नाउ इट इज फॉर्मिंग अ जीपी, ये अभी जीपी बना रहा है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, इतना रुक जाएंगे, फिर लिखेंगे क्लियरली 10 + 10 स्क्वायर + 10 की पावर 3 अप टू आपको जाना था n टर्म्स तक। तो भाई ये जो चीज है ना, ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ जीपी, ये जीपी बना रहा है, जिसमें जो मेरा फर्स्ट टर्म है दैट इज 10, और जो कॉमन रेशियो है वो भी 10 है, विच इज ग्रेटर देन 1। इसको इससे डिवाइड करो 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो 10 आ रहा है, राइट, इट इज अ जीपी। अब ये जीपी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो मैं इसका सम निकाल सकती हूँ। तो इसका सम क्या आएगा, तो इसमें जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू a क्या है 10, क्योंकि मेरा r 1 से बड़ा है, तो a r की पावर n, r की पावर n मतलब 10 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 10 - 1, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 तो 9 हो जाएगा। सो ये इसका सम आ रहा है, किसका, आपके ये वाले टर्म्स का, क्योंकि ये जीपी बना रहा था, राइट। हम जानते हैं जो सम का फॉर्मूला होता है, चाहो तो यहाँ पे लिख दो कि जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 वेन एवर योर r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। सो बस मेरा r था 10, 10 की पावर n - 1, बाहर लिखा है a मतलब 10, 10 - 1 इज 9, राइट। तो ये इसका सम आ गया। ऑल्सो हम जानते हैं क्या, हम ये भी जानते हैं कि भाई 1 + 1 + 1 आपको करना है पूरा n टर्म्स तक, ठीक है, टोटल n टाइम्स आपके 1 लिखे हैं, n टर्म से मतलब n टाइम्स ये 1 लिखे हैं ना, कैसे 1 + 1 + 1 + 1 + इस तरीके से आप पूरे n टाइम्स जा रहे हो, ठीक है, टोटल n टर्म्स है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो इसका एडिशन क्या आएगा, सिंपल बताओ मुझे, 2 + 2 + 2 कर रहे हो तो कितना आता है, 6 आता है, कैसे आया ये, 3 × 2, राइट। तो ऐसे 1 को आपको n टर्म्स तक n टाइम्स ऐड करना है, तो क्या आएगा ये n × 1 यानी कि n, तो इसका जो सम निकलेगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू n। क्लियर है ये चीजें, राइट। तो मैं 1 को अगर n, मेरे 1 कितने हैं, n टर्म्स तक मुझे 1 मिल रहे हैं, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + मैं कब तक कर रही हूँ, n टाइम्स मैं अपने 1 को ऐड कर रही हूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी n ओनली, इसका जो सम होगा वो n हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ पे मुझे n मिल गया। मेरे पास सारे सम आ गए, उठा के इनकी वैल्यूज पे मैं रख देती हूँ पोजीशन पे, राइट। तो ये कितना निकलेगा आप देखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज, आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना होगा अपने पास, यहाँ पे देखो आप लोग, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ सीधे आप लोग। सो हमारे पास जो सम आ रहा है, हमारे पास जो टोटल सम आ रहा है दैट इज 5/9, जो बाहर था पहले से 5/9, उसके बाद हमारे पास क्या है, इस पूरे का सम 10/9, 10 की पावर n - 1, 10/9, 10 की पावर n - 1 एंड -n, ये पूरा सम आ गया आपके इस एक्सप्रेशन का। हमने आपको इंडिविजुअली यहाँ पे इनका सम सिखा दिया।
ओके क्लियर है। 1 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू 1 मतलब n मिलेगा। ऐसा समझ में नहीं आता तो ऐसे सोचा करो, 2 + 2 + 2 है तो 3 इंटू 2 6, 2 + 2 + 2 6 होता है। कैसे आया? 3 बार लिखा था 2, 3 इंटू 2 किया होगा, राइट। n बार लिखा है 1 तो इसका एडिशन क्या होगा जी? n हो जाएगा, n इंटू 1 इज n। तो हमने इन सबका सम उठा के यहाँ पे रख दिया। अब आप चाहो तो इधर रुक जाओ, कोई समस्या नहीं है। आप बुक में देखोगे बहुत अलग अलग तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। इधर रुकोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो भी कुछ गलत नहीं है। आप अगर सिंपल इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5/9 का ब्रैकेट के अंदर तो भी कुछ गलत नहीं है, सारे आंसर ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो बस इतने में ही रुक जाती हूँ, आपका मन करे एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। ओके, सो दिस इज 50/81, 10 की पावर n-1, 5/9 और ये रहा इंटू में n। इतने पे रुक जाओ, ठीक है। और किसी का कुछ अलग तरीके से सिंप्लीफाई करने का मन है, यहाँ एलसीएम ले लो फिर कुछ इंटू कर दो, आप वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डन। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, ये भी स्कूल वालों का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें मस्त तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, इसको हटाते हैं अब अपन। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो इसी का दूसरा पैटर्न है, जहाँ पे आप देख लेते हो डेसिमल्स। तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे डेसिमल में है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर है पूरा, बस सम का फॉर्मूला बदल जाएगा, राइट। आ जाओ, वो भी सेम ही होता है वैसे तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को लिख लो, दैट इज 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 और आपको ये एडिशन कब तक करना है? आपको ये एडिशन n टर्म्स तक करना है। हमने कहा ठीक है जी। क्या करेंगे सबसे पहले? मैम 7 को कॉमन ले लो, सबके पास 7 है, 7 को कॉमन ले लो। सो दिस इज 0.1 प्लस 0.11 प्लस आगे क्या लिखोगे? 0.111 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक चले जाओ मैम, ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करें मैम? अब ना आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको ऐसे डेसिमल में ही सॉल्व कर लो जो आप बहुत सारी किताबों में देखोगे, या फिर मैम आप इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँगी। दिस इज़ 1/10, 11/100, दिस इज़ 111/1000, ठीक है जी। ऐसे ही मैं पूरा काम करूँगी अपने n टर्म्स तक। तो ये आपने काम कर दिया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्या करें? वही 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/9, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/10, दिस इज 99/100। यहाँ पे आओगे तो 999/1000, है ना जी। यहाँ पे आ जाओगे अप टू n टर्म्स तक। देख लो जरा, इतना ठीक है। 9 को मैं क्या लिखूं? 10-1, 99 को 100-1, 999 को 1000-1। चलो भाई, तो दिस इज इक्वल टू 7/9। इससे तो बात करना ही नहीं है अभी। 9 को लिख सकते हो 10-1/10 प्लस 99 को लिख सकते हो 100-1/100 प्लस 999 को लिख सकते हो 1000-1/1000, है ना जी। ऐसे ही पूरी साइकिल आगे बढ़ाओ अपनी n टर्म्स तक, क्लियर है। अब क्या करना है? वो 10 उस 10 का भी है, वो 10 उस 1 का भी है, तो इसे 10/10 माइनस 1/10 लिख सकते हो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/10, 1 - 1/100, 1 - 1/1000। ऑल क्लियर? चलो भाई, तो इसको अलग अलग कर दो। तो दिस इज 7/9, यहाँ पे लिखोगे 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/100 प्लस वही इसका भी है उसका भी है, दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देंगे आपको, और ये 1/1000 दे देगा। और इसी तरीके से पूरी कहानी आपको रिपीट करनी है अपने n टर्म्स तक। तो हमने रिपीट कर दी अपनी कहानी। अब जितने भी 1 है, कोई बताएगा मुझे कितने 1 है? मैम टोटल n है, टोटल n टर्म्स है, तो टोटल आपको ऐसे n 1 मिलेंगे, ठीक है। तो सारे 1 को एक तरफ लिख लो। दिस इज 7/9, दिस इज कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक आपको ऐसे 1 मिल जाएंगे, है ना जी। फिर बीच में आप देखेंगे माइनस का साइन, क्यों?
क्योंकि -1/10, -1/100, -1/1000 ऐसे -1/10,000 मिलेगा। मैं सब में से नेगेटिव को कॉमन ले रही हूँ, मेरे पास आएगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, और ये पूरी कहानी आपको बढ़ानी है अपने n टर्म्स तक, आपको ऐसे ही टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 को n टर्म्स तक देख रहे हो और सभी 1 को आपको ऐड करना है। 1 + 1 + 1 + 1 + कब तक n है आपके पास टोटल 1, तो 1 + 1 + ... 1, ये कितने 1 है, n 1 है, तो जितने भी 1 है उसका 1 में मल्टीप्लाई करो, इसका समेशन आ जाएगा, दैट इज n × 1 इज n। तो इसका सम कितना हो गया जी, इसका सम तो हो जाएगा n, दिस इज n माइनस, इन पूरे का सम कितना आएगा, n आएगा। ऐड करके देख लो, 1 + 1 + 1 + 1, कब तक जा रहे हो, n तक जा रहे हो, टोटल n टाइम्स आपके 1 है, कितने 1 है, n 1 है, तो n × 1 कर दो, उनका समेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n। ओके, चलो ये तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ देखो, क्या ये प्रोग्रेशन जीपी है, येस इट इज अ जीपी, और इसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है, नहीं मानती हो तो चेक कर लो। सी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि कितना, 1/100 × 10/1, इससे ये उड़ गया, 1/10 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/10 आ रहा है, तो ये जो मेरे पास प्रोग्रेशन है, दिस इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म 1/10 एंड कॉमन रेशियो इज 1/10। ठीक है, चलो जी, तो अभी मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगी। अभी यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, और ये पूरी कहानी आपको दोहरानी है n टर्म्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे उसको रिपीट कर दिया। ठीक है, अब सुन लो ज़रा, क्या कहेंगे क्लियरली, जब कुछ ना हो कहने को तो क्या कह दो, क्लियरली। क्या है क्लियरली, क्लियरली ये है मैम कि 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस ... जितने भी टर्म्स हैं आपके पास, ये जो है ना मैम, इट इज़ अ जीपी, ये एक जीपी है। फर्स्ट टर्म मैम यहाँ पे 1/10 है, कॉमन रेशियो मैम 1/10 है, विच इज क्लियरली लेस देन 1। मतलब मैम इसमें जो सम निकालोगे n टर्म्स का, तो फॉर्मूला लगाओगे a 1 - r की पावर n 1 - r, मतलब a है मेरे पास 1/10, दिस इज 1 - r, r क्या है मेरे पास 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/10, ये सम आ रहा है मेरे पास। तो कितना निकल के आ रहा है सम, दिस इज 1/10, 10 - 1 इज 9, मतलब 9/10 घूम के जाएगा उल्टा, तो 10/9, 10 से 10 क्या मतलब 1/9, दिस इज 1/9, और यहाँ पे सिर्फ कितना बच रहा है 1 - 1/10 की पावर n। ठीक है, अब अगर आपका मन है इसे डेसिमल में लिखने का तो डेसिमल में लिख दो, लेकिन अगर आप बुक्स में देखोगे तो वो क्या कर देते हैं, बुक्स में इस तरीके से लिखा जाता है 1 - 1/10 की पावर n, सब एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखना है तो ऐसे लिख दो, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो 0.1/n 0.1 लिख सकती हूँ ना इसको, 1/10 है तो इसको क्या मैं 0.1 नहीं लिख सकती, बताओ ज़रा। हाँ मैम लिख सकते हो ना, 1/10 ही तो होगा ये, राइट। तो 1/10 को मैं 0.1 की पावर n भी लिख सकती हूँ, अदरवाइज सिंपल आपको ऐसा लिखना है, आप ऐसा लिखो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास सम आ गया, उसका सम निकल के आ गया ये। अब इस सब को उठा के आप रख दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी, दैट इज आगे चलना पड़ेगा अपन को, एक्सप्रेशन थी मेरे पास 7/9, यहाँ पे था n माइनस, उसका सम कितना निकल के आया 1/9 है ना, 1 - 1/10 की पावर n, यही था क्या, लेट मी चेक, यही था सम 1/9, 1 - 1/10 की पावर n, हाँ ऐसा ही था। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप अलग अलग तरीके के आंसर देखते हो, बुक में मोस्टली एलसीएम ले लेते हैं, मैं तो आपसे कहती हूँ सिंपल, आप तो इतना कर लो, क्या मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, 7n/9 - 7/81, दिस इज 1 - 1/10 की पावर n, सिंपल, काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बुक में मोस्टली यहाँ पे एलसीएम लेके फिर एक्सप्रेशन थोड़ी और सुंदर बना देते हैं वो लोग, लेकिन आप इतने में भी रुकोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, जब तक आपकी कैलकुलेशन सही है कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। हमने दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कैसे एक्सप्रेशन बनती है, कैसे सोल्यूशन है इसका, अच्छे से देखो वीडियो को, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो भाई,
सो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो जो इनने लैंग्वेज में कहा है, चलो हम तो मैथ्स वाले हैं, इसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं। इनका कहना है कि एक जीपी बता दो फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 है ना, a1 प्लस a2 कितना है, -4 है। अच्छा, एंड फिफ्थ टर्म मतलब a5, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज का मतलब मैथ्स वालों के लिए होता है इज इक्वल टू, तो फिफ्थ टर्म इज ओके 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 4 इंटू द थर्ड टर्म मतलब a3। तो जो इनने लैंग्वेज में कहा था ये लो हमने मैथमेटिकली लिख लिया। अब इनने ये कंडीशन दी है, हमको बस इनको जीपी देना है। मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जीपी की बात है। तो जीपी में हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, तो हम कहेंगे कि लेट ए बी द first term, let A be the first term and R be the common ratio of a GP। ठीक है जी, हमने कह दिया कि let A be the first term and R be the common ratio of a GP। डन, ठीक है। A1 plus A2 -4 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A2 का मतलब क्या होता है जीपी में, AR, हम सब जानते हैं। सो A प्लस AR कितना है, -4, सब जानते हैं ना। कैसे आया, A1 प्लस A2 को मैंने A प्लस AR लिख दिया। कभी भी दुख तकलीफ परेशानी हैरानी हो जाए करे ना, तो आप लोग nth टर्म का फॉर्मूला चले जाया करो, AR की पावर n-1। A1 क्या होगा A, A2 क्या होगा AR, A3 क्या होगा AR², A4 क्या होगा AR³। ठीक है, तो इन्हें कहा था फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2 -4 है, तो मैंने कहा ठीक है ना, A प्लस AR -4 है। फिर इन्हें कहा कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, AR की पावर 4। फिफ्थ टर्म इज 4th टाइम द थर्ड टर्म क्या होगा जी, A3 मतलब AR²। किसी को भी दुख हो जाए ना टर्म्स लिखने पे, जनरल टर्म के फॉर्मूले के पास चले जाया करो। n की जगह पे 3 रखो, AR 3 - 1 कितना होता है 2। ठीक है, सो A3 इज इक्वल टू AR² आपके पास आ गया। सो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब एक एक्सप्रेशन नंबर 2 से, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से आप जानते हो जीपी के कोई भी टर्म 0 नहीं होते, और जीपी में आप क्या करेंगे, कोई टर्म 0 नहीं होता तो दोनों साइड से A उड़ा दोगे, दोनों साइड से R² को भी उड़ा दोगे। तो यहाँ से आपके दोनों A बोलो क्या हो गए, उड़ गए। तो दोनों A उड़ गए और यहाँ से R² उड़ गए, तो अपने पास R² इज इक्वल टू 4 आ रहा है। मतलब अपने पास R आ रहा है +-2। R कितना आ गया, +-2 आ गया। ठीक है, चलो जी, अब क्या करना है मैम, R +-2 आ गया और हमारे पास बस R ही आया है मैम। अच्छा, हमको A भी चाहिए ना, R आ गया है, A चाहिए, तभी तो बता पाएंगे कि जीपी की टर्म्स क्या है, क्योंकि इनको जीपी बतानी है। ठीक है, समझ गए। तो R की 2 वैल्यूज हैं, मतलब A की भी 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, R आपको सेकेंड इक्वेशन से मिल गया ना, चलो A निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सो मेरे पास 2 केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, केस 1 जब R की वैल्यू मैंने +2 ली, केस 3 देखो, कभी मैं R ऐसा बना देती हूँ, कभी ऐसा, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में एक ही बनाना होगा। तो R इज इक्वल टू 2 है, R इक्वल टू -2 है। सो R इक्वल टू 2 है, चलो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इस इक्वेशन 1 को थोड़ा और अच्छा नहीं बना लें अपन, कैसे, A कॉमन ले लो। सो दिस इज 1 + R इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज नाउ माई इक्वेशन नंबर 1। R इक्वल टू 2 को आप पुट कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा A 1 + 2 इज इक्वल टू -4, यानी A की वैल्यू आ जाएगी -4/3। यहाँ पे R इक्वल टू -2 है, पुट करो इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 में रखोगे R की वैल्यू, सो दिस इज A 1 - 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू -4। 1 - 2 इज -1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 आ गई। तो इस वाले केस में मुझे अलग जीपी मिलेगी, उस वाले केस में अलग जीपी मिलेगी। तो मेरी जीपी क्या होगी, जीपी के टर्म्स A पहला टर्म है
-4/3. दिस इज A, AR. A का मल्टीप्लीकेशन इससे कर दो तो -8/3, AR स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू -4 16/3. और आगे की टर्म्स किसी को लिखना है तो आप आगे की टर्म्स भी लिख सकते हो. चलो यहाँ पे बनाते हैं जीपी. तो यहाँ जीपी क्या बनेगी, A, AR -8, AR स्क्वायर. तो AR स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 इज 16. इस तरीके से आगे आपको टर्म्स मिल जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट. तो यहाँ पे आपको 2 जीपी मिली है. ठीक है, अगर A और R अलग है 2 जीपी मिलेगी, ध्यान देना इस पे. जीपी क्या होती है, A, AR स्क्वायर. तो मैंने पहले A लिखा, फिर AR लिखा, AR स्क्वायर. केस 2 में A, AR स्क्वायर. ऑल गुड. क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. चलो अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट. अच्छा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस. इन सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट लो और फिर आपको सम निकालना है. यानी ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरी सीक्वेंस है, एक तीसरी सीक्वेंस आप बनाएंगे. और वो तीसरी सीक्वेंस कैसे बनेगी, जब आप इसका प्रोडक्ट इससे करो, इसका प्रोडक्ट इससे करो, इसका प्रोडक्ट इससे, और आई थिंक अब आप समझ गए हो इसका प्रोडक्ट इससे. तो जब आप इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट निकाल लोगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, जो आपको सीक्वेंस मिलेगी नहीं उसका सम निकालना है. हमने कहा ठीक है जी. सो यहाँ पे 2 कम, तो यहाँ में हमारे पास आएगा 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32, ठीक है ना, प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू, सब सही दिख रहा है मुझे, 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू हाफ. तो ये कितना बन रहा है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 256 प्लस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 8 8 जा 64, 16 2 जा 32 एंड दिस इज प्लस 16. इसका सम निकालना है. डायरेक्टली भी ऐड करना चाहो कर दो, लेकिन स्कूल वालों पे डिपेंड करता है, 0 मार्क्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जब जीपी पढ़ा है तो जीपी के फॉर्मूले से लगाओ, एपी पढ़ा है अगर एपी है तो एपी के फॉर्मूले से सम बताओ. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सम चाहिए. तो मैंने कहा देखो जी इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 टर्म्स है, मतलब सम ऑफ दीज 5 टर्म्स मुझे चाहिए. अच्छा, अब ये है क्या, एपीए के जीपीए चेक कर लेते हैं पहले. सो दिस इज 128 डिवाइडेड बाई 256, कितना आएगा, 128 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2. अच्छा जी, 128 1 जा 2 जा, इसको इससे डिवाइड करो, 64 बाई 128. तो ये भी मैम 4, दिस इज 1 है ना, और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. मैम ये भी हाफ आ रहा है, 32/64 भी हाफ, 16/32 भी हाफ आ रहा है. ठीक है मैम, इट इज़ अ जीपी. इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 256 और जो मैम कॉमन रेशियो है वो हाफ आ रहा है विच इज़ लेस देन 1. तो मैम जब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर की पावर एन, फिर आर ऐसा बना दिया, आर की पावर एन माइनस 1, सॉरी जी, आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ठीक है, क्योंकि आपका आर लेस देन 1 है. तो लगा देते हैं फॉर्मूला अपन, राइट. तो सम ऑफ 5 टर्म्स कितना आ रहा है, दिस इज ए मेरा कितना है 256 ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन, सो 1 माइनस हाफ की पावर एन. ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ ओनली. ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा. तो सम ऑफ 5 टर्म्स, और यहाँ पे मेरा एन कितना है, दिस इज हाफ ना, एन कितना है मेरा 5 टर्म्स है ना, तो यहाँ पे मैं एन की जगह पे 5 नहीं रख दूँ, ऐसा आ गया. 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये ऊपर पहुँचा है एलसीएम में. सो 32 माइनस 1 अपॉन क्या है ये 32. ठीक है, तो ये कितना बनेगा, दिस इज 31 बाई 32. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो 2 बाई 1 कट करो, 16 जा 16 1 जा 16 16 जा
इसे कट करोगे तो 16 टाइम्स जाएगा, यानी टोटल आपको जो मल्टीप्लाई करना है दैट इज 16 इंटू 31। 16 इंटू 31 चेक करो कितना होगा। सो दिस इज 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 6 9 4 96। तो टोटल जो सम आ रहा है आपके पास, वो सम कितना आ रहा है जी? आपके पास सम आ रहा है 496। और इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है, जीपी था, लिख देना यहाँ पे क्लियरली भाई, जीपी है ये, तभी जीपी का सम का फॉर्मूला लगाया। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, तो n की जगह पे 5 रखा, सारी वैल्यूज थी सबको रखा, फिर तो कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन आप लोग बहुत अच्छा करते हो, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 10 को फिनिश किया। अभी ये सिर्फ पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसमें हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपके स्कूल एग्जाम्स पूछें। और इसके साथ अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो एनसीईआरटी में और भी अगर कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप उनको आसानी से टारगेट कर सकते हो, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी कोई लेक्चर फाइंड करने में परेशानी होना तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को जाके आप लोग एक बार एक्सप्लोर कर लो। वहाँ पे अपने क्लास में आप जाएंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप अपने सब्जेक्ट को जब चूज़ करोगे तो उस सब्जेक्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, चाहे एमसीक्यू हो, तो सब कुछ एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड है आप लोगों के लिए, राइट। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप उन नोट्स तक कैसे पहुंचोगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के